हेलो एवरीबॉडी, मैं हूँ राहुल। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये है रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का चौथा वीडियो। रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक का इससे पहले 3 वीडियोस अपलोड कर दिए गए हैं। जो लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं, आप पहले उस वीडियो को देख लें, क्योंकि कोई भी टॉपिक अगर आप शुरू से पढ़ते हैं तो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे, है ना। तो इससे पहले जो लोग, मेरी ये गुजारिश है आप सभी से कि अगर जो लोग नहीं देखें, पहले वो शुरू से आप देखें, तो ये दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर ऑल ऑफ यू, है ना। तो अभी हम लोग जो करने वाले हैं, इससे पहले मैंने रेशियो का बेसिक कंसेप्ट बताया है। अभी रेशियो कंप्लीट नहीं हुआ है, आप ऐसा मत समझ लेना प्रोपोर्शन स्टार्ट हो गया तो ये दूसरा टॉपिक है। ये दूसरा टॉपिक नहीं है, ये रेशियो का ही पार्ट है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो रेशियो का हम लोग बेसिक समझे हैं अभी, है ना। अब प्रोपोर्शन के थोड़े बेसिक कंसेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, फिर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू करेंगे इस टॉपिक का। और इस टॉपिक के ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे। अभी तक मेरा तरीका है पढ़ने का कि हम लोग शुरू से स्टार्ट करते हैं, बेसिक लेवल से, है ना। बेसिक से सारी चीज़ को हम स्टार्ट करके देखेंगे और मेंस लेवल तक के क्वेश्चन को करने की कोशिश करेंगे, है ना। मेंस लेवल तक जो भी आज तक एग्जाम में आया है, सारे क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे पहले बेसिक समझते हैं सबसे पहले। तो रेशियो का हम लोग कर चुके हैं, अब थोड़ा सा प्रोपोर्शन समझते हैं। ये प्रोपोर्शन होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, प्रोपोर्शन क्या होता है। व्हाट इज प्रोपोर्शन। तो कह सकते हैं व्हेन टू रेशियोज आर इक्वल। टू रेशियो आर इक्वल, अगर दो रेशियो आपस में बराबर हैं, देन दे कॉल्ड प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। हमने यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है, अ प्रोपोर्शन इज एन एक्सप्रेशन विच स्टेट्स दैट टू रेशियोज आर इक्वल। टू रेशियो जब आपस में इक्वल होते हैं, देन वो क्या कहलाता है, उस कंडीशन को हम लोग प्रोपोर्शन कहते हैं। जैसे मान लो इस तरह से लिखा रहेगा, मिलेगा आपको ए इज टू बी, और मान लो ये सी इज टू डी, ये दूसरा रेशियो है। अब इसमें 4 पॉइंट्स इस तरह से दिए रहते हैं, इसको पढ़ा जाता है ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी। क्या पढ़ते हैं इसको हम लोग, ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, इसको पढ़ा जाता है। अब इसी चीज़ को अगर फ्रैक्शन में लिखोगे तो कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन में लिखते हैं ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, इसको हम लोग फ्रैक्शन में लिखते हैं। ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी। अब इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट होते हैं, बेसिक रूल होते हैं, वो आपको जानना चाहिए। यू शुड नो अबाउट दैट रूल। क्या रूल होता है, कोई भी दो फ्रैक्शन अगर आपस में कभी भी बराबर है, तो इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है वो ऑलवेज बराबर होता है। जैसे ए इंटू डी, ए इंटू डी कर दो, ए इक्वल टू हो जाएगा बी इंटू सी की। ये ऑलवेज, कोई भी दो अगर फ्रैक्शन बराबर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो होता है वो इक्वल होता है। अब बोलोगे सर ये कौन सा क्रॉस प्रोडक्ट आ गया, क्या बोल रहे हो आप, नहीं समझ में आ रहा है। देखो हम आपको समझाते हैं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ अभी आपको समझाते हैं। जैसे मान लो कोई दो फ्रैक्शन मैंने लिया, एक ले लिया मान लो 2/5, 4, मान लो 2/5 ले लिया। एक इसी के बराबर एक दूसरा फ्रैक्शन लेंगे, मान लो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4/10। ये पहले बताओ दोनों इक्वल है कि नहीं। बिल्कुल दोनों इक्वल है। कैसे इक्वल है, 4/10 को अगर कैंसिल करोगे 2 से, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, ये भी 2/5 ही बेसिकली लिखा हुआ है, तो ये दोनों बराबर है। अब अगर ये दोनों बड़े बराबर है ना, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट करके आप चेक करो। 2 10 जा कितने हो गए, 2 10 जा हो गए 20, एंड 5 4 जा कितने हो गए, ये भी हो गए 20। तो ये इक्वल हो रहा है कि नहीं, बिल्कुल इक्वल होगा। दो फ्रैक्शन अगर आपस में बराबर है तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो वो हमेशा बराबर होगा। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कोई एक और फ्रैक्शन लेते हैं, मान लो 3/7 ले लिया, 3/7, और मान लो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 9/21। ये दोनों आपस में बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है। आप चेक कर सकते हो, 3 से इसको डिवाइड करोगे 3 टाइम्स में, 3 से 7 टाइम्स में, बेसिकली ये भी 3/7 ही लिखा हुआ है। अगर ये दो फ्रैक्शन बराबर है तो पक्का इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, बराबर होगा। 21 इंटू 3 करोगे तो ये 63 हो जाएगा, और 7 इंटू 9 करोगे ये भी 63 हो जाएगा। तो ये दोनों बराबर है कि नहीं, बिल्कुल बराबर है। दो, ये रूल होता है कि कोई भी दो फ्रैक्शन अगर आपस में बराबर हो तो उसके क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा इक्वल होते हैं। अगर मान लो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ना, इस फॉर्म में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना इसके एक्सटर्नल दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होता है, एक्सटर्नल दोनों टर्म का जो प्रोडक्ट होता है, और इसके इंटरनल दोनों टर्म के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा बराबर होते हैं। ये हमेशा बराबर होते हैं। ए इंटू डी, यहाँ से आप लिख सकते हो ए इंटू डी, ये हमेशा किसके बराबर होगा, ये हमेशा बी इंटू सी के बराबर होगा। अगर दो फ्रैक्शन आपस में बराबर हैं तो इसके क्रॉस प्रोडक्ट, ये जिसे मैंने लिखा, अगर इस फॉर्म में लिखा हुआ रहेगा ए इज टू बी इज प्रोपोर्शनल टू सी इज टू डी, तो इसके जो एक्सटर्नल दोनों टर्म है उसके प्रोडक्ट और इंटरनल दोनों टर्म के प्रोडक्ट ऑलवेज बराबर होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है ना। अगर एक्सटर्नल टर्म और इंटरनल टर्म के प्रोडक्ट क्या होते हैं, बराबर होते हैं।
अभी हम आपको और भी चीज़ समझाएंगे धीरे धीरे। अब यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। देखो, अब टाइप्स ऑफ प्रोपोर्शन, प्रोपोर्शन के क्या क्या टाइप होते हैं, किस किस प्रकार के आते हैं टाइप्स, इसको ये हम समझते हैं। देखो, एक होता है मीन प्रोपोर्शन। सबसे पहले मीन प्रोपोर्शन होता है। अब मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे इस तरह से, क्या प्रोपोर्शन क्वेश्चन पूछेगा कि इस तरह से, कैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड 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 द मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन, मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। अब बोलोगे सर मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, तो मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में बोलते हैं मध्यानुपाती। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें, मध्यानुपाती। मीन प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मध्यानुपाती। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, ए और बी का मध्यानुपाती ज्ञात करें। व्हाट इट मीन्स, इसका क्या मतलब हुआ कि ए और बी का मीन प्रोपोर्शन ज्ञात करें। अब देखो इसका क्या मतलब हम आपको समझाते हैं। अगर थोड़ा देर के लिए मान के चलो कि ए और बी दो नंबर है, क्या है, ए और बी दो नंबर है, और इसके बीच का इसका जो मीन प्रोपोर्शन है ना, वो मान लो एक्स है। ए और बी का मीन प्रोपोर्शन क्या है, एक्स है। अब इसका क्या मतलब है, ए और बी का मीन प्रोपोर्शन अगर एक्स है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि ए और एक्स के बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो एक्स और बी के बीच में होगा। ए और बी के बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो एक्स और बी के बीच में होगा। इसको हम लोग मीन प्रोपोर्शन कहते हैं। मतलब ए और एक्स के जो रेशियो है वो एक्स और बी के रेशियो के बराबर होगा। अब अगर आप जानते हो इस तरह से कहीं भी लिखा रहे तो इसके एक्सटर्नल दोनों का जो प्रोडक्ट होता है वो इंटरनल टर्म प्रोडक्ट के बराबर होता है। यहां से आप लिख सकते हो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू बी। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, ए इंटू बी। तो एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर ए इंटू बी, रूट अंडर ए इंटू बी। दिस इज द मीन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। यानी ए और बी का मध्यानुपाती अगर बोलेगा तो ए और बी का मध्यानुपाती क्या हो गया, मीन प्रोपोर्शन क्या हो गया, ए इंटू बी हो गया मीन प्रोपोर्शन, रूट अंडर ए इंटू बी। जैसे आप मान लो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, क्वेश्चन क्या पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ, मान लो यहां पे हम कर देते हैं फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 4 and 9, 4 and 9, 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन बताओ क्या होगा। अब 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन अगर पूछ दिया तो क्या करोगे, 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन पूछ दिया तो डायरेक्ट मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 4 and 9 का मीन प्रोपोर्शन हो जाएगा रूट अंडर 4 इंटू 9, रूट अंडर 4 इंटू 9। और ये क्या होता है, रूट अंडर 36, रूट अंडर 36 का वैल्यू कितना होता है, 6। आप चेक कर सकते हो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन क्या आया, 6 आया। इसका क्या मतलब है, क्या है ये, तो क्या है ये है 4। आप चेक कर सकते हो 4 और 9 का मीन प्रोपोर्शन 6 है। इसका मतलब हुआ कि 4 और 6 के बीच में जो रेशियो होगा वही रेशियो 6 और 9 के बीच में होगा। आप चेक कर सकते हो ये दोनों बराबर होगा। आप चेक कर सकते हो, देखो 4 और 6 का रेशियो करोगे तो कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। 6 और 9 का चेक करो, ये हो जाएगा 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9। देखो बराबर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यही होता है मीन प्रोपोर्शन। अब मीन प्रोपोर्शन से रिलेटेड क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे मान लो ये पूछा मैंने फाइंड द मीन प्रोपोर्शन ऑफ 8 and 18, 8 and 18 का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो। डायरेक्ट अगर लिखना चाहो तो मान लो डायरेक्ट क्या करेंगे, 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन पूछ रहा है तो रूट अंडर 8 इंटू 18 कर दो, रूट अंडर 8 इंटू 18। अब इसकी जो भी वैल्यू होगी इसको मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हो। 8 को लिख सकते हो 4 इंटू 2, 4 इंटू 2, और 18 को क्या लिख सकते हो 9 इंटू 2, 9 इंटू 2। तो देखो अब 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर हो जाएगा, 9 का स्क्वायर रूट 3 बाहर हो जाएगा, और 2 2 जा 4, इसके बदले में 1 2 बाहर हो जाएगा। तो आंसर मेरा क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 जा 12। तो इसका आंसर मेरा क्या हो गया, 12 हो गया। दिस इज कॉल्ड मीन प्रोपोर्शन। आप चाहो एकदम एक्सप्लेन करके समझने के लिए, है ना, फॉर्मूला डायरेक्ट ना पुट करके समझने के लिए, तो क्या लिखोगे कि मान लो 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन कह रहा है निकालने के लिए। तो 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन का मतलब होता है, मान लो इसका मीन प्रोपोर्शन x है, इसका मतलब हुआ 8 और x के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो x और 18 के बीच में होगा। ये तो हो गया डायरेक्ट फॉर्मूला। आप जानते हो फॉर्मूला, डायरेक्ट उस पर पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। अब फॉर्मूला कहाँ से आया, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि 8 18 का अगर मीन प्रोपोर्शन कह रहा है निकालने के लिए, इसका हम मान लेते हैं 8 और 18 का मीन प्रोपोर्शन क्या है, x है। इसका क्या मतलब है कि 8 और x के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो x और 18 के बीच में होगा। अब ऐसा अगर कहीं पर लिखा रहे तो आप जानते हो कि इसके एक्सटर्नल टर्म का प्रोडक्ट और इंटरनल टर्म का प्रोडक्ट क्या होता है, बराबर होता है। तो यहां से आप एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 8 इंटू 18 लिख सकते हो, है ना।
और x का वैल्यू क्या हो जाएगा, रूट अंडर हो जाएगा, रूट अंडर 8 इंटू 18, और रूट अंडर 8 इंटू 18 का वैल्यू क्या निकाला अभी आपने, 12 निकाला है ना, 144 हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट 12 होगा। दिस इज योर आंसर। तो इसको कहते हैं हम लोग मीन प्रोपोर्शन। और क्या होता है, तो एक होता है थर्ड प्रोपोर्शन। अब बोलोगे सर ये थर्ड प्रोपोर्शन क्या है, तो मीन प्रोपोर्शन अभी आपने समझा, थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है उसको समझते हैं। तो थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती। थर्ड प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या कहते हैं, तृतीयानुपाती कहते हैं। अब इसका क्या मतलब है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछेगा, क्वेश्चन पूछेगा फाइंड 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 द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का तृतीयानुपाती क्या होगा, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी, मतलब ए और बी का तृतीयानुपाती क्या होगा। तो देखो ए और बी का तृतीयानुपाती का क्या मतलब है, इसको कैसे निकालेंगे हम लोग। तो ए और बी का तृतीयानुपाती मतलब होता है कि ए और बी का मान लो थोड़ा देर के लिए तृतीयानुपाती यानी थर्ड प्रोपोर्शन एक्स है। इसका मतलब है ए और बी के बीच में जो रेशियो है वही बी और तीसरा नंबर एक्स के बीच में होगा। एंड द थर्ड प्रोपोर्शन का क्या मतलब है कि ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन अगर एक्स है तो व्हाट इट मींस, इट मींस ए और बी के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो बी और एक्स के बीच में होगा। अब अगर ऐसा कहीं पे लिखा हुआ मिल जाए तो आप जानते हो कि इसके एक्सटर्नल टर्म का जो प्रोडक्ट होता है वही इंटरनल टर्म के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो यहाँ से ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू बी यानी बी स्क्वायर, है ना। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि अगर a और b का थर्ड प्रोपोर्शन कहता है निकालने के लिए, तो a और b का थर्ड प्रोपोर्शन होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। a और b का थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो गया, सीधा a और b का थर्ड प्रोपोर्शन, तो फॉर्मूला याद रखना है बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। जैसे मान लो एक क्वेश्चन हमने दिया है, कोई भी मान लो एक क्वेश्चन देते हैं, क्या क्वेश्चन है, मान लो क्वेश्चन हमने दिया, क्वेश्चन कुछ इस टाइप से कि फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ, कुछ भी ले लिया मैंने, मान लो 3 and 4, 3 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन पूछेंगे। तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है, तो होता है बी स्क्वायर अपॉन ए। तो 3 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शन 4 स्क्वायर अपॉन 3 कर दो, 4 स्क्वायर अपॉन 3, कितना हो जाएगा, ये 16/3 अपना आंसर हो जाएगा। कितना आंसर हो गया, 16/3। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया है कि व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, तो यहाँ पे दो है, क्या है आपका, एक है x अपॉन वाई प्लस y अपॉन एक्स, ये है। एक दूसरा नंबर क्या है आपका, दूसरा नंबर है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये मान लो ए के जगह पे क्या है, ये आपका ये ए है, और ये आपका क्या है, इसको आप बी समझ लो, है ना। ये आपके बी के जगह पे आपका ये है, और ए के जगह पे क्या है, ये है। तो ए और बी का थर्ड प्रोपोर्शन अगर कहना है निकालने के लिए, तो थर्ड प्रोपोर्शन मतलब बी स्क्वायर अपॉन ए हो जाएगा। तो इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, तो रूट अंडर आपका क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये है बी का जगह पे, तो इसका स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ए का क्या होगा, इसको अगर सॉल्व करोगे आप तो नीचे में एलसीएम आएगा वाई एक्स, और y से y कैंसिल, x बचेगा, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, प्लस x से डिवाइड करोगे तो x कैंसिल, और ऊपर में हो जाएगा वाई स्क्वायर। मतलब इसको सिंप्लीफाई करोगे, इसको तो यही आएगा ना, इसको अगर सिंप्लीफाई करके देखो कैसे जोड़ोगे, इसको एडिशन करना है, तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, वाई एक्स हो जाएगा ना एलसीएम, वाई से वाई कैंसिल हो जाएगा, एक्स बचेगा, एक्स इंटू एक्स क्या हो जाएगा, ऊपर में एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल, वाई बचेगा, वाई इंटू वाई क्या हो जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा। मतलब आप इसके जगह पे ये भी लिख सकते हो। तो अब देखो अगर आगे करोगे तो अब स्क्वायर से रूट कट जाता है। अब जानते हो ना, अगर मान लो √5 का स्क्वायर आपके बोले, √5 का स्क्वायर बताओ, तो स्क्वायर से रूट कट जाता है, इसकी वैल्यू क्या होगी, 5 ही होगी। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ऊपर में आएगा एक्स स्क्वायर, एक्स रूट हट जाएगा, सॉरी रूट हट जाएगा, तो बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और नीचे वाला एक्स वाई क्या होगा, ऊपर चले जाएगा, नीचे वाला एक्स वाई जो ऊपर चले जाएगा, और नीचे में बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरा क्या आएगा, एक्स वाई मेरा आंसर आएगा, एंड दिस इज द आंसर। तो थर्ड प्रोपोर्शन इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं, थर्ड प्रोपोर्शन, ध्यान रखना, है ना। अब और क्या होता है, एक और होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन के बाद क्या है, फोर्थ प्रोपोर्शन। अब ये क्या होता है फोर्थ प्रोपोर्शन, इसको समझते हैं।
देखो फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, जैसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइंड द फोर्थ, 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन क्या आएगा, फाइंड 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 द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का हिंदी क्या होता है, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती। हम हिंदी इंग्लिश दोनों में कवर कर रहे हैं, जो हिंदी में पढ़ते हैं वो हिंदी में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा मैथ्स में, और इंग्लिश वाले को भी कोशिश करेंगे दिक्कत ना हो, है ना, तो कोशिश करेंगे दोनों को कवर करने का। चतुर्थानुपाती होता है फोर्थ प्रोपोर्शन। फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए, बी एंड सी। अब यहाँ पे 3 नंबर आपको दे दिया जाएगा और पूछेगा इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। अब देखो फोर्थ प्रोपोर्शन का क्या मतलब होता है, फोर्थ प्रोपोर्शन का ही पूछ रहा है तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि देखो ए और बी के बीच में जो रेशियो है, मान लो ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन एक्स है, क्या है, एक्स, इसका अगर चतुर्थानुपाती क्या है, एक्स है। अब इसका क्या मतलब है कि ए और बी के बीच में जो रेशियो है वही रेशियो सी और चौथा नंबर एक्स के बीच में होगा। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है। अब आप जानते हो कि इसके एक्सटर्नल टर्म का प्रोडक्ट और इंटरनल टर्म का प्रोडक्ट जो होता है वो बराबर होता है। अब यहाँ से आप लिख सकते हो ए इंटू एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हो, बी इंटू सी, ए इंटू एक्स इक्वल टू बी इंटू सी। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका, एक्स बराबर हो जाएगा बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। तो दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन, यानी ए बी सी का अगर फोर्थ प्रोपोर्शन आपसे पूछेगा तो ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या निकल के आ गया, बी इंटू सी अपॉन ए, बी इंटू सी अपॉन ए। दिस इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ ए बी सी। अब अगर मान लो क्वेश्चन आपसे पूछे, क्वेश्चन मान लो दे दे यहाँ पे, क्या दे दे क्वेश्चन, 3 4 5, 3 4 5, फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 3 4 5 का चतुर्थानुपाती क्या होगा, तो आंसर डायरेक्ट आप क्या लगाओगे, 4 इंटू 5 अपॉन में 3, बी इंटू सी अपॉन ए। ये कितना हो जाएगा आंसर आपका, 20 अपॉन 3 हो जाएगा। यानी ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होता है, बी इंटू सी अपॉन ए। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, है ना, आपको समझ में आ रहा होगा। तो इसका आंसर मान लो एक क्वेश्चन हम आपको देते हैं, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना। अगर मान लो क्वेश्चन पूछ दे आपसे कि फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 5 6 एंड 10, इसका फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। आप लोग जरूर इसका कमेंट बॉक्स में आंसर बताना कि 5 6 एंड 10 का फोर्थ प्रोपोर्शन क्या होगा। ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है ना, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर बताना। जिनका आंसर सही होगा हम उनको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट जाते हैं। जैसे यहाँ देखो फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ 18 24 एंड 30, इसका क्या होगा फोर्थ प्रोपोर्शन। अब में ए बी सी का फोर्थ प्रोपोर्शन बी इंटू सी अपॉन ए होता है, तो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन ऑफ दिस। आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना इसका आंसर, मुझे विश्वास है कि आप जरूर बताओगे, है ना, बता दोगे इसका। देख लेंगे क्या कौन कौन बताते हैं। तो व्हाट इज द फोर्थ प्रोपोर्शन होता है ए बी सी का बी इंटू सी अपॉन ए, तो इसका क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अब हम आपको कुछ चीज़ और बताते हैं, देखो यहाँ पे। अब इससे पहले हम कुछ कंसेप्ट आपको समझाते हैं प्रोपोर्शन का, ठीक है। ये इसका आंसर तो आप कमेंट बॉक्स में देना। अब हम कुछ चीज़ आपको प्रोपोर्शन का कुछ रूल बताते हैं। रूल क्या होता है कि देखो, अगर कहीं पे इस तरह से लिखा रहे ए अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी, सी अपॉन डी, ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना, ये आपको बताना है। हम कुछ और कंसेप्ट आपको बताते हैं इसका। a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी अगर लिखा रहे इस टाइप से, तो इसमें दोनों तरफ अगर 1 आप ऐड करोगे, दोनों तरफ अगर 1 जोड़ दोगे ना, तो रिजल्ट आएगा। मान लो इफ ऐसा दिया रहे तो देन रिजल्ट आपका क्या आएगा, आप इसको a प्लस बी, 1 जोड़ोगे तो ये रिजल्ट आएगा, अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी लिख सकते हो। और दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंपोनेंडो, कंपोनेंडो बोलते हैं। दोनों तरफ 1 अगर माइनस करके चेक करो, दोनों तरफ माइनस करोगे तो एक रिजल्ट आएगा a माइनस बी अपॉन बी इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिविडेंडो, डिविडेंडो, डिविडेंडो बोलते हैं। और इस इक्वेशन में अगर इससे डिवाइड करोगे, इससे में अगर इससे डिवाइड करोगे तो एक तीसरा रिजल्ट आएगा, दैट इज a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। ये एक तीसरा रिजल्ट है प्रोपोर्शन का। कुछ ये बेसिक रूल हैं, आपको पता होना चाहिए। अब देखो आगे और
देखो कहीं पे भी अगर इस फॉर्म में लिखा रहे कि अगर a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी, अगर मान लो इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा रहे, ठीक है, a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा रहे, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी, आप ऐसे लिख सकते हो। ये बेसिक रूल है, ये क्या है, रूल है आपका प्रोपोर्शन का, ये आपको पता होना चाहिए। अगर पता रहेगा तो इसका हम लोग अलजेब्रा में यूज करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री में यूज करते हैं, है ना, काफ़ी जगह इसका यूज होता है। क्या है, अगर a प्लस बी अपॉन ए माइनस बी इक्वल टू सी अपॉन डी लिखा रहे तो अपन इसको a अपॉन बी इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन सी माइनस डी लिख सकते हैं। अब इन ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट आगे हम लोग क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पर हम आपको फिर से ही बताएंगे कि याद दिलवाएंगे कि देखो ये चीज़ बताए थे आपको, ये कंपोनेंटो डिविडेंडो करने से रिजल्ट आता है, कोई ट्रिक नहीं है, तो इसको ध्यान में आप रखना। और कुछ बेसिक रूल है जो हम आपको कुछ और चीज़ बताते हैं। क्या बेसिक रूल है, देखो अगर कहीं पे भी ऐसा लिखा रहे, अगर कहीं भी ऐसा लिखा रहे a अपॉन बी इक्वल टू सी अपॉन डी इक्वल टू ई अपॉन एफ, अगर ऐसा लिखा रहे और ये मान लो सपोज k के बराबर है, ये तीनों आपस में बराबर है और इसकी वैल्यू अगर k है, तो ध्यान रखना इसके नोमिनेटर का सम, इसके नोमिनेटर का सम कर लो a प्लस सी प्लस ई और नीचे में b प्लस डी प्लस एफ, इसका भी सम करोगे ना तो ये इसके k के बराबर ही होता, मतलब इसकी वैल्यू सेम होती है। अब बोलोगे क्या हुआ सर, नहीं समझ में आया क्या कह रहे हो। हम कह रहे हैं कि देखो हम क्या कहना चाह रहे हैं, मेरी बात को समझना। हम ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे मान लो कोई फ्रैक्शन हम लेते हैं 2/5 ले लिया, 2/5, इसी के बराबर एक और लेते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 4/10, फिर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 से कर दो इस बार 6/15। अब मुझे बताओ ये तीनों बराबर है कि नहीं, तीनों बराबर है ना। 2/5, ये भी बेसिकली 2/5 लिखा हुआ, आप 2 से कैंसिल करो तो ये भी 2/5 हो जाएगा, इसको भी 2 से कैंसिल करो, 3 से कैंसिल करो, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये भी 2/5 लिखा हुआ है। तो हमने कहा कि ये सब बेसिकली क्या लिखा हुआ है, 2/5 है। तो हमने कहा इसके नोमिनेटर का सम कर लो 2 प्लस 4 प्लस 6 और इसके डिनोमिनेटर का सम कर लो 5 प्लस 10 प्लस 15, और ये जो आएगा आपका ये सम करके देखो 6 प्लस 4 10, 10 प्लस 2 कितने हो गए 12, ऊपर में क्या आ रहा है 12, नीचे में देखो 10 प्लस 5 15 और 15 कितने हो गए 30। इसको सॉल्व कर देखो 6 2 जा 12 और 6 5 जा 30, इसकी भी वैल्यू क्या आ रही है 2/5 आ रहा है ना। बस मैं यही समझाना चाह रहा था, अगर ऐसा लिखा रहे तो ऊपर के नोमिनेटर का सम और डिनोमिनेटर का सम कर दो, ये भी आपस में बराबर होते हैं, है ना। अब बोलोगे सर इसका सवाल कैसे आता है, इस टाइप का कैसा सवाल आता है, तो इस पे बेसिक्स का सवाल आता है। अब कैसे सवाल आते हैं हम आपको दिखाते हैं, इस टाइप से, इस टाइप का सवाल आता है, तो इसको आप देख लो, हम आपको इस पे सवाल कैसे आते हैं वो समझाते हैं। सवाल कुछ इस टाइप से आता है, क्वेश्चन आपको इस टाइप से दिया रहेगा, क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से रहेगा, इफ a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू कुछ भी दे देगा, मान लो के, या कुछ भी इसके बराबर मान लो के दे दिया, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो बोलेगा के का वैल्यू बताओ। अगर ऐसा लिखा रहेगा a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू बी अपॉन सी प्लस ए इक्वल टू सी अपॉन ए प्लस बी इक्वल टू के, देन के का वैल्यू क्या होगा। तो मैंने अभी आपको क्या समझाया, अगर ये तीनों आपस में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये तीनों बराबर है और ये किसके बराबर है, के के बराबर है, तो इस सब के नोमिनेटर का सम कर लो, इस सब के नोमिनेटर का सम करो और डिनोमिनेटर का सम करो। नोमिनेटर जैसे a प्लस ये b प्लस सी, b प्लस में क्या आएगा c, नोमिनेटर का सम अपॉन में डिनोमिनेटर का सम, तो b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, इस सबको सम करो, b प्लस सी प्लस ए प्लस बी, तो इसका जो सम होगा ना ये भी किसके बराबर होगा, ये भी के के बराबर होगा। अब ऊपर में देखो a प्लस बी प्लस सी है और नीचे में अगर करो तो देखो a भी 2 टाइम्स आया है, 2 टाइम्स आया, b भी 2 टाइम्स आया है और c भी 2 टाइम्स आया है, तो 2a प्लस 2b प्लस 2c हो जाएगा,
तो 2 कॉमन ले लो तो बचेगा क्या, a प्लस बी प्लस सी, ठीक है। और ये भी किसके बराबर हो जाएगा, ये भी k के बराबर होगा। ए बी सी कैंसिल हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1/2 इक्वल टू k। तो k का वैल्यू कितना आ गया, 1/2, ये अपना आंसर हो गया k का मान। तो इस टाइप से सवाल इस कंसेप्ट से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपके प्रोपोर्शन के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो मान लो एक क्वेश्चन और देते हैं हम आपको इस टाइप का। क्या क्वेश्चन है देखो हम बताते हैं। क्वेश्चन कुछ इस टाइप से रहेगा, अब मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताना। क्वेश्चन है इफ x अपॉन 2x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू y अपॉन x प्लस 2y प्लस जेड इक्वल टू जेड अपॉन x प्लस वाई प्लस 2z इक्वल टू k है, देन k का वैल्यू क्या होगा, देन k का मान क्या होगा। आप मुझे इसको पहले खुद से वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व करो और सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओ इसका आंसर क्या आएगा। जिसका आंसर सही होगा तो उसको हम रिप्लाई कर देंगे, है ना। तो एक बार वीडियो को पॉज करके पहले इसका आंसर आप खुद से निकालो, है ना, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताना। देखो हमने क्या कहा, अब हम सॉल्यूशन बता रहे हैं। अगर ये तीनों k के बराबर है तो इसके नोमिनेटर का सम कर लो और डिनोमिनेटर का सम कर लो, वो भी k के बराबर होगा। नोमिनेटर का सम यानी x प्लस ये y प्लस जेड अपॉन में डिनोमिनेटर का सम, तो डिनोमिनेटर में ये सबको ऐड करना है। तो देखो क्या होगा, 2x यहाँ पे है, x यहाँ पे है और x यहाँ पे है, तो टोटल कितने हो गए 4x, y यहाँ पे 2y 3y प्लस y 4y, जेड प्लस जेड 2z प्लस 2z 4z, तो 4 टाइम्स सब आ रहा है तो 4 कॉमन ले लो, बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसकी वैल्यू k के बराबर होगी। अब एक्स वाई जेड ऊपर में भी है नीचे में भी एक्स वाई जेड कैंसिल हो जाएगा, तो 1/4 इक्वल टू कितना आ गया, k आ गया। तो 1/4 k का वैल्यू कितना हो गया, 1/4 हो गया। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा ये कहानी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं यहाँ पे, उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रही होगी, है ना। तो अभी ये वीडियो लंबा हो जाएगा, ज़्यादा हम लंबा करना चाहते नहीं हैं, तो आज हम इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे रेशियो के क्वेश्चंस वगैरह को। ये बेसिक कुछ प्रोपोर्शन के कंसेप्ट थे और इसमें और भी बहुत कुछ क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता है जो आगे हम टॉपिक में पढ़ेंगे, इसको सीखेंगे, है ना। तो इसको अभी हम यहीं पर स्टॉप करते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो मैं कंटेंट करवा रहा हूँ आगे, अभी तो भी स्टार्ट हुआ है, आगे और भी चीज़ करेंगे, तो आप लाइक वगैरह ज़रूर करना, कमेंट कर देना। अभी मेरा न्यू है, हम नया स्टार्ट किए बनाने के लिए वीडियो बनाना, तो आप लोग के अगर इस तरह से करोगे तो मोटिवेशन होगा मेरे लिए, मुझे और भी दुगुने उत्साह के साथ मैं वीडियो बनाऊँगा आगे। चलिए, थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।